केंद्र और राज्य सरकारों पर कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया, लेकिन यह न चिंता का विषय है न बहस का। उधर मणिपुर में 20 दिसंबर को 87 ऐसे शवों का अंतिम संस्कार किया गया जो मई से जारी हिंसा में मारे गए थे। यह भी बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय यह भी नहीं है कि मणिपुर में 7 महीने से इंटरनेट बंद है। जो मुद्दे बहस का विषय होने चाहिए थे वे बहस से बाहर हैं। बहस किस पर हो रही है? बहस यह हो रही है कि किसी ने किसी की मिमिक्री कर दी और किसी की भावनाएं आहत हो गईं। बाद में मिमिक्री को खास जाति के अपमान से जोड़ दिया गया, लेकिन जब उसी जाति की महिला खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे तो किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई थी। भावनाएं तो तब भी आहत नहीं हुई थी जब महिला पहलवान अपने ऊपर होने वाली जाति के विरोध में जंतर मंतर पर बैठी हुई थी। उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया गया था, उन्हें बूटों से रौंदा गया। तब कहा गया कि महिला और पुरुष पहलवान किसी के टूल बने हुए हैं, मतलब विपक्ष के टूल बने हुए हैं। लखनऊ के अकबर नगर में 40-50 हजार की आबादी से छत छीनने के लिए बुलडोजर तैनात कर दिए गए थे। हजारों लोग आशियाना छीनने के गम में डूब गए थे, बदहवास थे, घरों से सामान निकाल रहे थे। एक शख्स कह रहा था, क्या इसीलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया था योगी जी कि आप हमारी छत हमसे छीन लोगे? ये कहने वाले ने वोट कहाँ दिया होगा, किसको दिया होगा, क्यों दिया होगा? शायद वह भी दूसरों के घरों पर बुलडोजर चलने पर खुश होता होगा। जब अपनी छत छीनने का खतरा सर पर मंडराया तो आंसू बह रहे थे। वो तो हाई कोर्ट ने बस्ती को ढहाने पर 4 महीने की रोक लगा दी, तब जाकर लोगों के चेहरे पर खुशी दिखी। जब अकबरपुर के लोग रो रहे थे तब गोदी मीडिया गायब था और इस पर कोई बहस नहीं हो रही थी कि 60-70 साल बाद कोई कॉलोनी कैसे अवैध हो सकती है, हो जाती है। इससे पहले शासन प्रशासन कहाँ सोया रहता है? कौन जमीनों की रजिस्ट्री करता है, कौन बिजली के कनेक्शन देता है, कौन पानी की सप्लाई देता है, कौन सड़कें, नालियां और खड़ंजे बनवाता है, कौन हाउस टैक्स वसूलता है? जाहिर है ये सब सरकारें करती हैं। जब सरकारें सब कुछ खुद कर रही हैं तो कोई कॉलोनी कैसे अवैध हो सकती है? क्या सरकारें खुद अवैध कानूनों को बढ़ावा नहीं देती, उसमें सुविधाएं नहीं देती? गोदी मीडिया बड़ी चतुराई से बहस को दूसरी ओर फिजूल की बातों पर शिफ्ट कर देता है। ऐसा वह शायद जानबूझकर नहीं करता, शायद उसे सुबह सवेरे कहीं से दिशा निर्देश मिलते होंगे कि आज किस खबर को दबाना है, किसे चलाना है, किस विषय पर बहस करनी है, किस विषय पर चुप्पी साध लेनी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार पर हो चुके 205 लाख करोड़ के कर्ज को बहस से बाहर कर दिया गया और मिमिक्री को आगे कर दिया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2023 तक देश पर कुल कर्जा 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकारों पर लगभग 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। भारत की कुल आबादी 142 करोड़ मान लें तो आज के समय में हर भारतीय पर 1,40,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार के अनुसार सरकार का कर्ज 2 बातों पर निर्भर करता है। एक, सरकार की आय कितनी है और दूसरा, सरकार का खर्च कितना है। अगर खर्च आमदनी से ज्यादा हो तो सरकार को कर्ज लेना ही होता है। सरकार जैसे ही कर्ज लेती है इससे राजस्व में घाटा बढ़ता है। इसका मतलब है कि हुआ कि सरकार का खर्च राजस्व से होने वाली कमाई से ज्यादा है। आमतौर पर राजस्व घाटा तब ज्यादा होता है जब सरकार कर्ज के पैसे को वहां खर्च करती है जहां से रिटर्न नहीं आता। सवाल है कि सरकार ऐसे किस मद में खर्च करती है जहां से रिटर्न नहीं आता। देश विदेश का बढ़ता कर्ज, जीएसटी से मिलता बम्पर पैसा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिलने वाला टैक्स कहाँ खर्च हो रहा है, ये जानने का टूल किसी के पास नहीं है। सरकार खुद बताती नहीं कि वह पैसा कहाँ और किस मद में खर्च कर रही है। गोदी मीडिया जानने की कभी कोशिश नहीं करता। मणिपुर पूर्वोत्तर का एक ऐसा राज्य है जो 2023 में हिंसा के लिए चर्चित रहा। इस हफ्ते मणिपुर में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने उन जख्मों और पीड़ा को ताजा कर दिया
जिसे प्रदेश के लोगों ने इस साल झेला है। 20 दिसंबर को मणिपुर के चुराचांदपुर में जो कुछ दृश्य था वह न केवल मानवता के लिए बल्कि बतौर किसी लोकतांत्रिक देश की सरकार, वहां की व्यवस्था के साथ ही आम नागरिकों के लिए भी सबक है। चुराचांदपुर में खुगा बांध के पास 20 दिसंबर को सामूहिक तौर से 87 शवों को दफनाया गया। ये उन लोगों के शव थे जो हिंसा के शिकार हुए थे। मणिपुर में इस साल 3 मई से हिंसा व्यापक रूप से जारी थी। कई महीनों तक जारी हिंसा में मारे गए लोगों के वे शव थे। सोचकर ही क्या अजीब नहीं लगता कि ये शव लंबे वक्त तक मुर्दाघरों में रखे हुए थे। न तो इन शवों को उनके परिजनों को पास पहुंचाया गया था, न ही अब तक उनका अंतिम संस्कार हो पाया था। अगर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता तो शायद ये शव अब तक मुर्दाघरों में ही पड़े रहते। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगस्त में हाई कोर्ट के 3 पूर्व जजों की एक समिति बनाई गई थी। इस समिति को मणिपुर में हिंसा की जांच, राहत के उपायों के साथ मुआवजे और पुनर्वास जैसे मसलों पर रिपोर्ट देनी थी। इस समिति की रिपोर्ट पर गौर करते हुए पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार यानी एन बीरेन सिंह सरकार को हिंसा में मारे गए लोगों को दफनाने या उनका दाह संस्कार करने का निर्देश जारी किया था। ये विडंबना ही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी हिंसा में मारे गए लोगों के शवों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार या दफनाने की प्रक्रिया तब पूरी की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जारी होता है। क्या यह एन बीरेन सिंह सरकार पर सवाल नहीं है, उसकी नाकामी नहीं है? सवाल है कि ये सवाल करेगा कौन? गोदी मीडिया कभी नहीं करेगा। जो करेंगे उनकी आवाज दबकर रह जाती है। अखबार पढ़ते हुए और न्यूज चैनल देखते हुए सोचिए कि क्या उन खबरों को प्रमुखता से छापा जाता है जो जनता के हित के लिए और सरकार की परेशानी का सबब होती हैं। नहीं छापा जाता। अंदर के पेजों पर किसी कोने में छोटी सी खबर छापकर इतिश्री कर ली जाती है। इस वक्त मीडिया पर उन कारपोरेट का कब्जा है जिनके हितों के लिए सरकार फैसले लेती है, काम करती है। फिर क्यों कारपोरेट मीडिया जनता की हित की बात करेगा? इसलिए अखबार पढ़ते हुए और न्यूज चैनल देखने की नजर बदल लीजिए। जिस मीडिया पर पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपकी कितनी बात कर रहा है यह देख लीजिए। हिंदू मुस्लिम डिबेट करके और सरकार के एजेंडे को बढ़ावा देने वाला गोदी मीडिया कभी जनता की आवाज नहीं बन सकता। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।